वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं विज्ञान के 10 सवाल जो कि आने वाली आपकी यूपीपीसीएस की परीक्षा, एमपीपीसीएस, उत्तराखंड या फिर अदर एग्जाम जैसे आपका आरओ का एग्जाम है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी है, बीईओ है, इन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल के साथ। बताना है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। दिया गया है सेब में कार्बोनिल अम्ल, केला में टार्टरिक अम्ल, अचार में मैलिक अम्ल और सोडा वाटर एसिटिक अम्ल। तो आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पे देखिए, ये ऑप्शन बी सही है। केला में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगर टार्टरिक अम्ल के और स्रोतों की बात करें तो इसमें अंगूर है, अंगूर में भी टार्टरिक अम्ल पाया जाता है और साथ ही साथ इमली में भी, ठीक है। और केला में प्रचुर मात्रा में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अब उस सेब की अगर बात करें तो सेब में देखिए मैलिक अम्ल पाया जाता है, ना कि कार्बोनिल। अचार में एसिटिक अम्ल और सोडा वाटर में कार्बोनिल अम्ल, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, आप इसकी लिस्ट बना लीजिएगा। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। पहला स्टेटमेंट दिया गया कि लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य करने के बाद मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जमा होने के कारण शरीर में थकान का अनुभव होता है। यानी हमारा शरीर जो है, मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है, इसकी वजह से हमारा शरीर जो है वो थकाव महसूस करता है। दूसरा है, सेल्यूलोज, स्टार्च और प्रोटीन ये जैव निम्नीकृत बहुलक हैं, यानी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स हैं ये। और तीसरा स्टेटमेंट है कि फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन बैकेलाइट का निर्माण होता है, ठीक है। फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से बैकेलाइट का निर्माण होता है। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर देखिए, तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं और आपकी परीक्षा में एज इट इज़ डायरेक्ट ये पूछे गए हैं। इनको याद कर लीजिएगा कि लंबे समय तक आप शारीरिक कार्य करेंगे तो मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड इकट्ठा होता है, इसकी वजह से हमारा शरीर थकाव महसूस करता है। उसी तरह बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स क्या क्या हैं, सेल्यूलोज है, स्टार्च है और प्रोटीन भी है। और बैकेलाइट कैसे बनता है, वो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से, ठीक है, यानी इनके कंडेंसेशन से। अब आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। अगला सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित में गलत विकल्प का आपको चयन करना है। दिया गया है लेक्सान, नियोप्रीन और फाइब्रोमिन एक कृत्रिम पदार्थ हैं ये। फिर है दूसरा स्टेटमेंट है कि जिंक ऑक्साइड का उपयोग बर्तनों को चमकदार बनाने के लिए किया जाता है। टेफ्लॉन का उपयोग विशेष रूप से बर्तनों पर नॉन स्टिक सतह के रूप में किया जाता है। और टेफ्लॉन का अन्य नाम होता है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, ठीक है। आप बताइए कि इसमें से गलत विकल्प कौन सा है। तो देखिए, गलत विकल्प है इसमें यहाँ पर ऑप्शन ए, ठीक है। अब कैसे, इसमें देखिए कृत्रिम पदार्थ तो लेक्सॉन और नियोप्रीन है, लेकिन जो फाइब्रोइन है ये प्राकृतिक पदार्थ है, ठीक है। ये प्राकृतिक है, ना कि कृत्रिम है। इस तरीके से आपका ऑप्शन ए जो है वो गलत होता है। फाइब्रोइन हो गया आपका प्राकृतिक पदार्थ, कृत्रिम पदार्थों में लेक्सॉन है, नियोप्रीन है और टेफ्लॉन है, ठीक। दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। बर्तनों को चमकदार बनाने के लिए जिंक ऑक्साइड के साथ सिलिकॉन डाइऑक्साइड या फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड आदि का उपयोग किया जाता है। तीसरा भी सही है कि टेफ्लॉन टेफ्लॉन जो है ये टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है और टेफ्लॉन का उपयोग विशेष रूप से बर्तनों पर नॉन स्टिक यानी न चिपकने वाली सतह के रूप में किया जाता है और इसका अन्य नाम होता है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में दिया गया आपको गलत विकल्प का चयन करना है, गलत विकल्प बताना है। दिया गया है केवलर और लेक्सॉन बहुलकों का उपयोग बुलेट प्रूफ वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। दूसरा है प्लास्टिक से पॉलीएथिलीन गैस उत्पन्न होती है। तीसरा पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक होता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा गलत है। तो गलत देखिए भाई, इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन डी सही होगा। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं और ये आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। बुलेट प्रूफ वस्तुओं को बनाने के लिए याद कर लीजिएगा, केवलर और लेक्सॉन बहुलकों का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल है, निम्नलिखित में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। दिया गया कि पेट में बनने वाले अतिरिक्त एसिड को कम करने या रोकने के लिए एंटासिड का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। फिर दूसरा है, जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बनी शराब को बियर कहते हैं। और तीसरा है, एक्वारेजिया नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है। जो एक्वारेजिया होता है ये नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कौन पूछा है, कौन सा सही विकल्प है। तो यहाँ पे देखिए तीनों विकल्प जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। अब इसके बारे में सुन लीजिए। तो भस्म जो होता है उसको एंटासिड कहा जाता है। एंटासिड क्या होता है, ये पेट में बनने वाले जो अतिरिक्त एसिड हैं इसको कम करने के लिए या रोकने के लिए, जब मतलब एसिडिटी वगैरह होती है तो हम एंटासिड का यूज़ करते हैं। इसका उपयोग औषधि के रूप में होता है। बाकी बियर कैसे बनती है, ये जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बनती है। अब देखिए एक्वारेजिया, जिसको अम्लराज भी कहा, एक्वारेजिया भी पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में, अम्लराज भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये आपका नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है। ठीक है, इसको इसके अलावा नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहा जाता है। तो जब नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूछेगा तब तो आपको नाम से पता चल जाएगा। इसके अलावा इसके दो और नाम, एक्वारेजिया और अम्लराज। ठीक है, तो सही विकल्प है यहाँ पे तीनों। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में आपको सही विकल्प का चयन करना है। दिया गया है, जीवाणु भोजी जीवाणु को संक्रमित करने वाले विषाणु को कहा जाता है। ठीक। दूसरा है, डेंगू एक प्रकार का बुखार है जो कि वायरस और मादा एडीज मच्छर के द्वारा उत्पन्न होता है। फिर तीसरा है, डेंगू बुखार में मानव शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं की कमी हो जाती है। तो इसमें आपको बताना है कि सही कौन सा है। तो देखिए जीवाणु भोजी जो है वो बिल्कुल सही है, जीवाणु को संक्रमित करने वाले विषाणु। ठीक है, तो ये कहलाते हैं जीवाणु भोजी। डेंगू जो है ये वायरस और मादा एडीज मच्छर के द्वारा। लेकिन जो तीसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि डेंगू बुखार में लाल रुधिर कणिकाएं यानी आरबीसी जो है इनकी कमी होती है, ये गलत है। डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स की कमी होती है। ठीक है, प्लेटलेट्स की कमी होती है। जब ज़्यादा सीवियर कंडीशन होती है तो क्या होता है, पेशेंट को प्लेटलेट चढ़ाया जाता है डेंगू में। तो ये तीसरा स्टेटमेंट गलत है। बाकी यहाँ पे क्या होगा, 1 और 2 दोनों सही। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। दिया गया कि पीला बुखार रोग का कारक एक सूक्ष्म विषाणु होता है जिसका संचरण एडीज जाति के मच्छरों के द्वारा होता है। दूसरा स्टेटमेंट है, एडीज एल्बोपिक्टस द्वारा संचालित होने वाला रोग चिकनगुनिया है। फिर जापानी इंसेफेलाइटिस रोग का कारक क्या है, फ्लेवी विराइडी कुल का विषाणु। और डी है, जापानी एंसेफेलाइटिस रोग में मनुष्य की आंखें प्रभावित होती हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें गलत है। तो इसमें देखिए पीला रोग के बारे में बहुत सही दिया हुआ है। पीला रोग जो है जिसको पीत ज्वर भी कहा जाता है, एक प्रकार का संक्रामक रोग होता है और इसका कारक होता है सूक्ष्म विषाणु जिसका संचरण करते हैं एडीज जाति के मच्छर। ठीक है, तो पहला तो सही हो गया। दूसरा, एडीज एल्बोपिक्टस यानी टाइगर मच्छरों के द्वारा संचालित होने वाला रोग क्या है, चिकनगुनिया है। ठीक है, इसको टाइगर मच्छर भी कहते हैं। यहीं पे आप नोट्स बनाइएगा ना तो लिख लीजिएगा टाइगर मच्छर। ठीक है, टाइगर मच्छर, इनके द्वारा संचालित होने वाला रोग चिकनगुनिया है। साथ में आप पीत ज्वर भी और डेंगू ज्वर भी याद कर लीजिएगा। अब अगला जो दिया गया कि जापानी एंसेफेलाइटिस रोग का कारक जो है फ्लेवी विराइडी कुल का विषाणु होता है, ये भी सही है। लेकिन हाँ, जो चौथा स्टेटमेंट दिया गया है कि इससे मनुष्य की आंखें प्रभावित होती हैं, ये गलत है। इससे मनुष्य का ब्रेन प्रभावित होता है, मस्तिष्क प्रभावित होता है। ठीक है, ना कि आइज़, ना कि आंखें प्रभावित होती हैं। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे गलत है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि गलत विकल्प का आपको चयन करना है। ठीक है, सबसे पहले हाइड्रोफोबिया जो है ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है कंठमाला रोग या फिर रेबीज कहिए या दाद, ये तीनों कंठमाला रोग, रेबीज और दाद ये तीनों जो हैं विषाणु जनित रोग हैं। तीसरा, पोलियो वायरस दूषित भोजन और पानी के जरिए शरीर में प्रवेश करता है। और चौथा है, जोनास साल्क ने पोलियो के टीके की खोज की थी। ठीक है, आपको बताना है कि यहाँ पे गलत विकल्प कौन सा है। तो देखिए गलत विकल्प है यहाँ पे पहला, हाइड्रोफोबिया जो है ये बैक्टीरिया के द्वारा नहीं होता है, ये होता है विषाणु के द्वारा। ठीक है, आपके पास जो भी लिस्ट हो SCS का जो भी मटेरियल हो उसमें आप विषाणु के फैलने वाले रोग अलग, ठीक है,
बैक्टीरिया वाले अलग, ठीक है, ये सब, और प्रोटोजोवन अलग, ठीक है, ये सारे और जितने भी जेनेटिक होते हैं सबकी लिस्ट अलग अलग याद कर लीजिएगा कि कौन सा रोग किसके द्वारा फैलता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आपको गलत विकल्प बताना है, गलत विकल्प का चयन करना है। दिया गया है कि तपेदिक यानी टीबी जो है, जिसको ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, ये बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक। दूसरा, विषाणु जीवाणु कवक तथा पादप तीनों को संक्रमित कर सकता है। मतलब विषाणु जो है ये जीवाणु को भी, कवक को भी और पादप को, तीनों को संक्रमित कर सकता है। फिर तीसरा है हेपेटाइटिस बी नामक रोग से फेफड़े प्रभावित हो जाते हैं, ठीक है। आपको बताना है कि गलत कौन सा है। तो देखिए, गलत है इसमें केवल तीसरा। पहला तो सही है, तपेदिक या क्षय रोग जो है ये बैक्टीरिया के कारण होता है। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्षय रोग जो है यानी तपेदिक जो है ये किस बैक्टीरिया के कारण होता है, इसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। बाकी विषाणु के बारे में अगर बात करें तो ये जीवाणु को भी, कवक को भी और पादप तीनों को संक्रमित कर देता है। हेपेटाइटिस बी देखिए, ये एक वायरस के कारण होने वाली बीमारी है और फेफड़े नहीं, ये यकृत को प्रभावित करता है, ठीक है। फेफड़े को नहीं प्रभावित करता है भाई, ये यकृत को प्रभावित करता है, आपके लिवर को प्रभावित करता है। अब आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा आखिरी सवाल रहेगा कि आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इनमें से गलत कौन सा है। सबसे पहले दिया गया कि एड्स की पहचान के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है, जिसको एलिसा बोलते हैं। अगला है कुष्ठ, टिटनस और हैजा सभी जीवाणु जनित रोग हैं और इन्हें विभिन्न प्रकार के प्रतिजैविक दवाओं के द्वारा ठीक किया जा सकता है। और तीसरा है रानीखेत बीमारियां बकरियों से संबंधित हैं। तो आपको बताना है कि इसमें गलत कौन सा है। तो गलत है इसमें केवल तीसरा, ठीक है, गलत है तीसरा। रानीखेत बीमारी जो है, रानीखेत, ये बकरियों की नहीं है, ये मुर्गियों की है, ठीक है, ये मुर्गियों की बीमारी है। इसके अलावा बाकी तीनों स्टेटमेंट एकदम सही हैं। हमारे 10 सवाल यहीं पे पूरे होते हैं। किसी सवाल में आपको कोई डाउट हो उसको ज़रूर पूछिएगा। ये सारे सवाल उसी पैटर्न पे बनाए गए हैं जिस पे आपका एग्ज़ाम होता है। आप पीसीएस का पेपर उठा के देख लो, आपको ऐसे ही हूबहू सवाल आपको मिलेंगे। तो बस पढ़ते ही रहिए, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।